Hi there, guys. How are you all? Well, I know it was a long break for the channel. Yes, I got busy in studying. मतलब मैं खुद भी थोड़ा सा बिजी हो गया पढ़ने में, सो सॉरी फॉर दैट। और इतना लंबा ब्रेक तो अब नहीं होगा, आई कैन असर्टेन यू दैट। ठीक है, सॉरी फॉर दैट लॉन्ग ब्रेक, but from now we are going to restart the channel. No, the channel is the same thing. We are going to restart studying. Okay, तो जितनी भी हमने वीडियोस अभी तक करी हैं, जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे करी थी, एनएलएम पे करी थी, डब्ल्यूपी पे करी थी, वो सब नाइन्थ की थी। करंटली अभी आपके बोर्ड्स आ रहे हैं टेंथ वाले, तो येस, एंड दोज हु आर स्टूडेंट्स वी आर गोना कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, सो डोंट वरी। करंटली नाउ टुडे वी आर गोना डू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाइन्थ वाले बच्चे दे कैन ऑल्सो डू दैट, टेंथ वाले जितने हैं वो भी कर सकते हैं। और मैं तो खैर इतना पढ़ा देता हूँ कि आप जो ट्वेल्थ वाले हैं वो भी अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं जेई के लिए, नीट के लिए। सो कंटिन्यू विद दिस, ओके। एंड इतना लंबा ब्रेक नहीं होगा, आई कैन असर्टेन यू दैट। ठीक है, एंड देन टिल देन लेट स्टार्ट स्टडिंग। सो टुडे वी आर गोना डू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ाई शुरू करेंगे, एंड देन वी आर गोना डू करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबा टॉपिक है, एक दिन में कवर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, एंड देन वी आर गोना डू करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट। So let's start studying. So basically, what is electricity? Electricity, बिजली, कुछ रिलेशन? हाँ, सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज मतलब कोई भी चीज़ जिसमें कि या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि किसी भी चीज़ में, अब जैसे कोई वायर है या कुछ है, तो उसमें अगर कहीं भी चार्ज फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो वो कंप्राइज करेगा एक इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब कि जो कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है दैट फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट कंप्राइजेज एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आसान था। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इसमें भी याद रखना, फ्लो ऑफ चार्जेस कैसा? इन अ सिंगल डायरेक्शन। क्यों? अब जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, नॉर्मल वायर है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। अब इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन क्या एक नॉर्मल वायर को अगर हम छूते हैं जिसमें कि करंट से वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी से वो कनेक्टेड अगर ना हो, तो अगर वैसे वायर को अगर हम छूते हैं तो क्या हमें करंट लगता है? नहीं। हमें शॉक लगता है? नहीं। क्यों ऐसा है? क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? क्या उसमें चार्जेस नहीं है? हैं, उनमें भी चार्जेस हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि उनमें चार्जेस रैंडमली मूव करते रहते हैं, मतलब कोई भी उनका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। और इसीलिए वो जो नेट इफ़ेक्ट होता है, यानी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर तो कोई इधर, तो वो नेट जो उनका जो इफ़ेक्ट आता है, यानी जो नेट उनका इफ़ेक्ट आएगा वो ज़ीरो हो जाता है, यानी वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो बेसिकली हमें उस केस में करंट नहीं लगता, हमें शॉक नहीं लगता। अब इसी वायर को अगर मैं क्या करूं, इसी सेम वायर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं। अभी हम सर्किट डायग्राम लेटर देखेंगे तो हम बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी फ़िलहाल इससे मैं बैटरी लिख देता हूँ। ठीक है, ये बैटरी है। अब इसी वायर को, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, जब हमने एक बैटरी लगा दिया, तो बैटरी क्या काम करता है सिंपली बता रहा हूँ। बैटरी काम ये करता है कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल में क्या है ना कि थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता ये है कि जो ऊपर नीचे यानी जैसे अगर मैं पानी का एग्जांपल लूँ, एक कंटेनर में पानी इतना भरा हुआ है, ठीक है, और एक कंटेनर में पानी इतना ही भरा हुआ है। तो अगर मैं पाइप से कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा? पानी इधर से फ्लो करके इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर एक्सेस है और इधर डेफिसिट है। और वो कब तक जाएगा? वो तब तक जाएगा जब दोनों ही कंटेनर्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर ना हो जाए, राइट। जब सेम अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा तो पानी को भी लगेगा कि ना भाई, दोनों के पास बराबर, दोनों खुश, अब हम भी खुश, अब वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो इस केस में क्या हुआ? यहाँ वाले पानी को लगा कि नहीं भाई, यहाँ वाला जो मेरा भाई है वो थोड़ा कम पानी है उसके पास, मतलब वो थोड़ा कम है, उसके पास किसी चीज़ की कमी है, तो चलो उसे हेल्प कर देते हैं।
तो इस जो एक्सेस पानी है उसने इस डेफिसिट को पूरा कर दिया। उसी तरीके से जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है या किसी भी चार्जेस की बात आती है, तो जहाँ पे एक्सेस होता है वहाँ से डेफिसिट की तरफ मूव करते हैं ऑब्वियसली। तो जो पाथ में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे ये पूरा जो वायर है, ये पूरा जो सेटअप है, ठीक है, ये तो इस बैटरी के पाथ में, तो इस पाथ में भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी वो मूव कराता ले जाएगा अपने साथ। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पे कमी, यहाँ पे ज़्यादा, तो ये क्या करता है कि अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कराता है। तो पाथ में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इस वायर के, इस वायर के, ये सब इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में मूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमी है, तो भाई यहाँ पे तो पूरा करना है ना हमें। अब तो बेसिकली होता क्या है, इसी वायर की अगर मैं बात करूँ तो पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूवमेंट में थे, अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनी डायरेक्शनल मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब तो उन्हें किसी चीज़ को देखो, अगर हमें कोई मोटिव होता है ना काम करने का, जैसे अगर हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें एक मोटिव है, हमें पता है कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सो बेसिकली हम उसमें सब कुछ दे देते हैं अपना। तो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स का मोटिव क्या है कि हमें इसे हेल्प करना है, तो वो मूव करने लग जाते हैं सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में। तो इस ही यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस को, यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इट इज़ अ चार्ज, राइट। कितना चार्ज है इसमें, तो एक चार्ज, -1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, -1। तो इसी चार्जेस की यूनी डायरेक्शनल फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्जेस है, वो भी सही है, ये भी प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का होता है, यानी पहले इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, हमने नाम ले लिया चार्जेस का, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, सिंपल। अभी तक तो हमने दो ही पढ़े ना, इतने सारे साल से क्या पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों अट्रैक्ट करता है, और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यही सेम चीज़ हमने मैग्नेट में भी पढ़ी है। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी रिलेटेड है, राइट। अभी हम फिलहाल यहीं पे रहते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज में कैसे पता चलता है, तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हमें कहीं भी नेगेटिव चार्ज की कमी पड़ जाए, क्या बोला मैंने, अगर नेगेटिव चार्ज की कमी पड़ जाए तो क्या हम उसे पॉजिटिव चार्ज एरिया कह सकते हैं। सोच के देखो, अगर जैसे एक एटम ही ले लेते हैं, राइट, और ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एक एटम है, लेट अस अस्यूम, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली एटम क्या है, ये सेंटर में सारे प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, राइट। अब एक बात बताओ, इस सेंटर एरिया में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इस सेंटर एरिया में पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। अब मोर एवर यहाँ पे प्रोटॉन्स की कमी है बाहर वाले शेल में, तो क्या है, बाहर वाला शेल नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा। यानी अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे अगर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज एरिया कहला सकता है वो। क्यों? क्योंकि दूसरा नेगेटिव चार्ज क्या है, उसके लिए ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, दोनों जगह पानी है, ठीक है, एक दोनों जगह पानी है, ठीक है, एक यहाँ पे पानी है और एक यहाँ पे भरा हुआ पानी है, यहाँ पे कमी है पानी की, राइट। तो क्या हुआ, इसके रेस्पेक्ट में तो ये कमी हुआ ना, तो मतलब अगर हम इसे कुछ भी नाम दे दें, वॉट एवर इसका कुछ भी क्वांटिटी हो, तो उससे तो हमेशा क्वांटिटी इसका कम रहेगा क्योंकि इसमें कम पानी है। तो उसी तरीके से अगर इसी केस को मैं इलेक्ट्रॉन से रिलेट करूं, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कम इलेक्ट्रॉन्स वाले एरिया इससे तो हमेशा इस टैंक से तो हमेशा कम ही रहेंगे क्योंकि उनमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली उस टैंक के लिए ये एरिया पॉजिटिव कहला सकता है, क्योंकि पॉजिटिव कहला सकता है,
भले दोनों में नेगेटिव चार्ज हो, बट इस टैंक के रेस्पेक्ट में ये टैंक पॉजिटिव है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और इस टैंक के रेस्पेक्ट में ये टैंक नेगेटिव है, ठीक है। तो यही होता है एक विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, जब हम कहते हैं तो जब किसी भी चीज़ की कमी पड़ जाती है, जैसे नेगेटिव चार्ज की अगर कमी पड़ गई तो उस रीजन को पॉजिटिव कहलाता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज की कभी रीजन में कमी पड़ गई तो वो रीजन नेगेटिव कहलाता है। क्लियर, यहाँ तक ऑल सेट, ठीक है। अब हमने जो मतलब पहले के ज़माने में जितने भी साइंटिस्ट थे, राइट, तो वो क्या किए उन्होंने, जैसे मैं अभी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ इसे, ठीक है, एक सर्किट है बैटरी से कनेक्टेड, चलो एक बल्ब भी लगा दिया, ठीक है, बल्ब इज़ ग्लोइंग, ओके। तो पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट थे, दे थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है, ध्यान से सुनना, ये बेसिकली तुम्हारा जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी होगा उसमें ये चीज़ काम आएगी। क्यों? क्योंकि ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है वो है, मतलब पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, पूरे मैग्नेटिज्म में जहाँ भी करंट का नाम आएगा तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। यानी कि हमने अभी तक क्या समझा, हमने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम करंट नहीं कहते हैं, डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट नहीं कहलाता है। तो क्या कहलाता है करंट डायरेक्शन वाइज? तो वही समझते हैं। देखो, जो पुराने समय में साइंटिस्ट थे, दे सेड कि दे थॉट कि भाई जो करंट है इट इज़ अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मतलब उन्होंने क्या कहा, करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है। मतलब जहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल में आ गए तो भाई ये करंट है, करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में। अब बात ये हुई कि उन्होंने तो सोच लिया भाई पॉजिटिव चार्ज, तो उन्होंने करंट की डायरेक्शन दे दी कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। अब बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिन्होंने करी वो बोले कि भाई ये क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन हैं जो कि फ़्लो कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई। तो फिर क्या हुआ, द साइंटिस्ट लेटर दे सेड कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे हैं, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है पूरे सर्किट में। यानी नेगेटिव टर्मिनल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। अब ये दोनों तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। तो करंट किसे कहा जाए, मतलब करंट तो कहा, करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो पहले के समय में लोग कहते थे, साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले वाले कि करंट इज़ अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और उन्होंने डायरेक्शन बताई पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी वाले साइंटिस्ट कह रहे हैं कि करंट इज़ अ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब फिर वही लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। तो फिर लेटर कहा गया कि नहीं ठीक है, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी बात चलेगी। क्या हुआ, मतलब बेसिकली तो उन्होंने लेटर जो सिस्टम अपनाया गया दैट वाज कि ठीक है जो पहले से चलता आ रहा है चलने दो, वी शुड नॉट चेंज दैट। तो बेसिकली जो पहले से क्या सिस्टम था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा एंड द करंट इज़ अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके पीछे की स्टोरी मैंने बता दी। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लड़ाई हो गई लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात मान ली गई। सो करंट इज़ अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। भले ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो करंट कंप्राइजेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कुछ समझ आया? वेल, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो कोई बात नहीं, अब बस इतना याद रखो, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। क्या किया मैंने? आपके लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। डन? क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इस करंट के डायरेक्शन का तो एप्लीकेशन हर जगह है, मतलब हर जगह, मतलब हर जगह। मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो BIL आएगा, FBI आएगा, जितने भी रूल्स होते हैं, जो राइट हैंड थंब रूल है, मैक्सवेल्स थंब रूल है, वो सब जितने भी रूल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब करंट को बेसिस में लेते हैं। और करंट अगर रहेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन आना ही आना है।
ये बेसिक समझ में आ गया, बेसिक्स है। अब हम चलते हैं थोड़े और चार्जेस के ऊपर थोड़ी और रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च करते हैं, लेट्स सी। सो चार्जेस क्या होते हैं, सी हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब कोई ऐसी चीज़ है, अब जैसे ये बुक है, अगर ये बुक चार्ज होता तो ऑब्वियस बात है मुझे शॉक लग जाता, बट ये बुक चार्ज तो है नहीं। अब जैसे मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैग्नेट भी नॉर्थ होता है साउथ होता है, राइट। और आयरन एक नॉर्मल सा आयरन पीस है, आयरन पीस है, उसमें तो कोई भी अभी चार्ज नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है उसमें। पोलैरिटी क्या होता है बेसिकली, अब मैंने टर्म यूज़ कर दी तो बताता हूँ। देखो पोलैरिटी होता है किसी भी एक ही चीज़ के अंदर, जैसे कोई भी एक सब्सटेंस, जैसे यही एक चीज़ है, इसमें अगर कोई भी डिफरेंस आ जाए इसके प्रॉपर्टीज़ में, इसी के एंड्स के बीच में, मतलब इसी एंड्स या इसके इंटरनली भी अगर जैसे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गई या जो डाइपोल मूवमेंट होता है, बेसिकली अगर इसके अंदर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस रहेंगे, मान लो किसी कारणवश इधर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इधर नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो ये क्या कहलाता है, ये एक डाइपोल कहलाता है। डाइपोल, डाइपोल मतलब किसी भी चीज़ में जब दो पोल हो जाए, पोल क्या होता है, जैसे नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स ऑफ अ बैटरी। पोल्स मतलब किसी भी चीज़ के दो एंड्स, राइट। कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर उसमें उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जैसे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, बेसिकली पोल्स का यूज़, जो पोल वर्ड है उसका यूज़ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बेस पे ज़्यादा किया जाता है। तो जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में अगर उसकी पोल्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव या मैग्नेटिक में नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाता है, तो उस केस में उसको डाइपोल कहते हैं, ठीक है। अब पोलैरिटी समझ आ गया, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी पोलैरिटी है। पोलैरिटी चेंज होना मतलब अभी नॉर्थ साउथ है, अभी इसी मैग्नेट में इधर साउथ हो गया इधर नॉर्थ हो गया, तो मैंने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दिया, नॉर्थ का साउथ हो गया साउथ का नॉर्थ हो गया, तो ये पोलैरिटी का चेंज कहते हैं इसे, ठीक है। अभी अगर कहीं पॉजिटिव नेगेटिव है, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पहले आगे जाते हैं फिर पीछे चले जाते हैं, तो क्या हुआ, अगर इस साइड जाएंगे तो इस साइड में नेगेटिव फ्लो होगा, इस साइड जाएंगे तो इस साइड में नेगेटिव फ्लो होगा। तो अगर इस साइड जा रहे हैं तो इस साइड ऑब्वियसली पॉजिटिव रीजन रहेगा, और इधर जा रहे हैं तो इधर पॉजिटिव रीजन, यानी कि इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं, इधर जो है वो पोलैरिटी चेंज कर रही है, राइट। तो इसी को पोलैरिटी फ्लक्चुएशंस कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक हो गई। अब हम कहाँ थे, हाँ तो हम यहाँ थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो अगर हम नॉर्थ साउथ मैग्नेट का एक एग्जांपल लें और आयरन का एग्जांपल लें, तो अ मैग्नेट इट बेसिकली अट्रैक्ट्स अनदर मैग्नेट, yes you know that the north pole attracts the south pole, the south pole attracts the north pole, okay, close relations, attraction, पढ़ाई पे ध्यान दो, कम ऑन, मजाक नहीं अभी, ठीक है। तो अगर मैं इधर एक मैग्नेट रख दूं, राइट, अगेन नॉर्थ साउथ एंड अगेन नॉर्थ साउथ, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शंस, राइट। तो अट्रैक्ट कर गए, क्यों, क्योंकि ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, राइट। पहला रूल हम क्या देख पा रहे हैं, इधर से अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। अब सिमिलरली अगर मैं इधर नॉर्थ साउथ और इधर साउथ नॉर्थ रख दूं, तो दे वुड रिपेल ईच अदर, राइट। ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, क्यों, अच्छा नहीं लगा यार, सेम सेम में क्या ही मज़ा आएगा। सो दोनों अट्रैक्ट कर गए, सॉरी रिपेल कर गए, हाँ अब ठीक है, दोनों रिपेल कर गए, ये इधर रिपेल ये इधर रिपेल ये इधर रिपेल ये इधर रिपेल, दोनों रिपेल्ड। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, क्या, कभी देखा जो मैग्नेट होता है वो आयरन फिलिंग्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है, एम आई राइट, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स, यस। अब क्या है, आयरन फिलिंग्स में तो कोई चार्ज होता नहीं है, राइट। अब उनमें तो कोई डाइपोल है नहीं, उनमें तो कोई नॉर्थ साउथ है नहीं, तो ये दोनों रूल तो उनमें अप्लाई नहीं होंगे। तो बेसिकली आयरन पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये तो हो गए न्यूट्रल, राइट।
लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स में रखा जाए तो उसके नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल पे आयरन फिलिंग्स अटैच होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही पोल अट्रैक्ट करते हैं। मोरेवर, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि दोनों पोल्स इंडिविजुअली आयरन न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। मतलब both the poles attract neutral particles. डन। हमें क्या पता चला? हमें 3 रूल्स मिले। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, और द इंडिविजुअल पोल्स, बोथ द इंडिविजुअल पोल्स अट्रैक्ट न्यूट्रल पार्टिकल्स। यही 3 रूल्स चार्जेस पे भी अप्लाई होते हैं। एंड हाउ कैन आई से दैट? एक्सपेरिमेंटली इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट पॉजिटिव चार्जेस दे अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस। ये तो खैर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें पता ही है। पॉजिटिव चार्जेस रिपेल पॉजिटिव चार्जेस, डन। नेगेटिव चार्जेस रिपेल नेगेटिव चार्जेस, और फिर नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्जेस, सेम थिंग। मोreover, positive charges attract neutral charges and negative charges also attract neutral charges. मतलब ये attract, repel, attract and then attract. अब एक बात बताओ, अगर रैंडम तुम कुछ नहीं पता तुम्हें, रैंडम बिल्कुल कोई भी रैंडम चीज़ें दे दूँ मैं तुम्हें, और फिर मैं पूछूं कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ तुमने देख ली कि हाँ भाई ये अट्रैक्ट, ये रिपेल, ये रिपेल, ये अट्रैक्ट, अब बताओ कि इनमें से कौन सा मैग्नेटिक है, कौन सा मैग्नेटिक नहीं है। मतलब 2 चीज़ हैं, नहीं 3 चीज़ हैं इनफैक्ट, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। अब उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ तुमने एक्सपेरिमेंट करके ये लिस्ट बना ली। अब मैं तुमसे रैंडमली पूछ रहा हूँ कि बताओ कौन सा मैग्नेटिक नहीं है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि अट्रैक्शन ठीक है, इधर भी हो रहा है अट्रैक्शन, इधर भी हो रहा है अट्रैक्शन, इधर भी हो रहा है। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब रिपेल कैसे चीज़ में हो रहा है? रिपेल तो न्यूट्रल के साथ हो नहीं रहा। सही बताओ, न्यूट्रल के साथ तो रिपेल नहीं हो रहा ना। न्यूट्रल तो हर केस में ही अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब एक चीज़ जो 3 में से एक चीज़ है वो तो भाई दोनों के साथ अट्रैक्ट हो रही है। मोरेवर, अब हमें क्या बताना है कि मैग्नेटिक कौन सा है? तो भाई ये चीज़ तो दोनों के साथ अट्रैक्ट हो गई। मोरेवर, ये दो जो चीज़ें हैं ये आपस में कभी अट्रैक्ट होती हैं, कभी रिपेल होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपेलिंग इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी, रिपेलिंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन तो भाई न्यूट्रल भी शो कर रहा है। तो हम कैसे बोलेंगे कि तुम पॉजिटिव हो, तुम नेगेटिव हो, तुम चार्ज्ड हो या तुम न्यूट्रल हो? तो चार्ज्ड अगर होंगे तभी वो रिपेल कर पाएंगे ना, क्योंकि न्यूट्रल तो कभी रिपेल करेगा ही नहीं। तो रिपल्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस और ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। डन, ये हुआ एक। तो अभी हमने बेसिकली क्या क्या करा? अभी हमने करा चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस के कितने टाइप्स हैं, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड करंट। एंड अब हम बेसिक एक और बस छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है वो ओवर हो जाएगा। मैंने एक और टर्म बोल दिया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या चीज़ है भाई? स्टैटिक मतलब शांत, स्थिर। कहते हैं ना शांत मन से पढ़ाई करो। ओके, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक होता है बेसिकली कोई भी चीज़ जो कि शांत हो, जिसमें ये मूवमेंट ना हो। तो अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं मतलब चार्जेस तो हैं, हाँ हैं, बट चार्जेस मूव नहीं कर रही हैं। चार्जेस हैं, वो प्लेस्ड हैं, वो प्रॉपर्टी शो कर रही है अट्रैक्शन रिपल्शन, पर वो मूवमेंट शो करके करंट नहीं कंस्टिट्यूट कर रही है। उस इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, डन। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक इतना कर लिया। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्जेस की अट्रैक्शन रिपल्शन पढ़ लिया। अब एक और चीज़ आती है, कूलम्स लॉ आता है। क्या होता है कूलम्स लॉ? बेसिकली कूलम्स लॉ कहता है कि वो फोर्स की मैग्नीट्यूड देता है। अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कुछ देर हाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टर्म देख के थोड़ा डर लग रहा होगा तुम्हें।
वैसे आसान सी चीज़ है ये, एक्चुअली पूरे इलेक्ट्रिसिटी में सबसे आसान चीज़ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी अभी छोड़ो उसका, अभी कूलम्स लॉ पे आते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है? इट इज़ बेसिकली दैट लॉ, दैट पर्टिकुलर लॉ that gives the amount of force whenever two particles attract each other, repel each other, or they have any change on the other's nature or its position or its movement, whatever। मतलब एक चीज़ के होने पर दूसरे चीज़ में क्या चेंज आ रहा है, मतलब उसके फिजिकल स्टेट में क्या चेंज आ रहा है या फिर उसके फिजिकल पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव रखा, एक नेगेटिव चार्ज रखा, और दोनों की डिस्टेंस मान लो मैंने आर रखी, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मान लो मैंने इसे एकदम नट बोल्ट से कस दिया, एकदम इसे टाइट कर दिया, ये यहाँ से हिल नहीं सकता। ठीक है भाई, ये नहीं हिलेगा, ये एकदम डब्बे में बंद कर दिया इसे। अब ये क्या चीज़ है? ये तो भाई हिल सकती है, ये तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो भाई ये मान लो अट्रैक्ट कर गई, ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर ही गई, तो अट्रैक्ट करेगी। तो इसी अट्रैक्शन में अगर हम ये जानना चाहें कि भाई ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे चीज़ को, इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स कितना है, तो वो हम कैसे निकालें? तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिया इन कूलम बाबा ने कि भाई ठीक है, तुम्हें फोर्स जानना है, चलो मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या। तो हम क्या देख पाते हैं जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, तो एक बात बताओ, एक मतलब सिंपल थॉट प्रोसेस पूछ रहा हूँ, कितना जितना बड़ा चीज़ होगा, जितना बड़ा चीज़ होगा वो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, राइट? बड़ा चीज़ होगा वो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, तो जितना बड़ा साइज़ उतना ज़्यादा फोर्स। अब एक पहलवान के सामने तुम चले जाओ तो ऑब्वियसली बात है पहलवान ज़्यादा फोर्स लगाएगा तुम पे, उसका साइज़ देखो, उसकी बॉडी देखो, तो ऑब्वियसली साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली फोर्स ज़्यादा होगा। अब इस साइज़ की मैं क्या रिलेशन की बात कर पा रहा हूँ, इस साइज़ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज का अमाउंट, मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, वो ज़्यादा खींचेगा क्योंकि उनमें ज़्यादा पावर है, ज़्यादा चार्ज है उनमें, तो एक साथ ज़्यादा सारी चीज़ों को खींच पाएगा तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। सो बेसिकली फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, राइट? अब चार्ज दोनों ही केस में ना, ये भी अगर ज़्यादा चार्ज लगाएगा, इसमें अगर ज़्यादा चार्ज की प्रेजेंस होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स लगेगा, और इसमें भी अगर ज़्यादा चार्ज की प्रेजेंस होगी तो इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इन बोथ द केसेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज 1 कह लेते हैं इसे, और इसे चार्ज 2 कह लेते हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 2 ऑल्सो। अब दिक्कत ये आती है कि भाई जितना दूर होता जाएंगे ना दोनों, उतना फोर्स कम लगता है। मतलब अगर यहाँ पे और यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, तो ये दोनों जैसे ये भी पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, तो ये उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे एक दूसरे पे जितना कि ये लगाएंगे। ये दोनों उतना फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगा पाएंगे जितना कि ये दोनों लगाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे। कोई यहाँ पे खड़ा होकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है और कोई यहाँ पे खड़ा होकर क्या ही लड़ाई करेगा वो एक दूसरे से, तो ऑब्वियसली जितना दूर होगा उतना कम फोर्स, और जितना पास होगा लड़ाई हो गई। वही बात है फिर। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 1/n का साइन क्या होता है? ये शो करता है कि कोई भी चीज़ इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो साइन है अल्फ़ा का, ये अल्फ़ा नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पहला चीज़ अगर बढ़ा तो दूसरा भी चीज़ बढ़ेगा, पहला चीज़ अगर घटा तो दूसरा भी चीज़ घटेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब साइन होता है इन्वर्सली, जैसे अगर ब्ला 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 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्ला ब्ला, तो ये अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये भी ज़्यादा बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब अगर ये ब्ला 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 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, तो ये अगर बढ़ेगा तो भाई ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। क्यों? एक बात बताओ, जेन्युइन सी बात बताओ, ठीक है? ये अगर बढ़ेगा, कोई भी चीज़ अगर मैंने डायरेक्ट में कुछ भी लिखा, मान लो ये कुछ भी है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो मैंने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों एक दूसरे से बढ़ेंगे। अगर ये पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मान लो ये पहला बढ़ा दिया मैंने, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ ये जो बड़ी वाली चीज़ है वो भी बढ़ेगी, पूरी चीज़ जो भी है यहाँ पे, जो कुछ भी होगा वो बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे साइन लग गया। अब यहाँ पे तो हमने कुछ ऐसा लिख रखा है, मतलब 1/n में कोई चीज़ बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा
अगर वो आंसर बढ़ रहा है, अगर वो आंसर बढ़ रहा है और 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो क्या होगा? मतलब हमने देखा है ना कि डिवाइजर इज, नहीं, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट होता है ना। हाँ, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। नॉर्मल डिवीजन की बात कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर तो हमने ज़ीरो रख लिया, क्यों? क्योंकि भाई हम पूरा पूरा डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो रिमाइंडर तो ज़ीरो कैंसिल आउट कर दो। अब हुआ क्या कि ये पूरा चीज़ बढ़ा, यानी कि 1 में जो कुछ की वैल्यू है, यानी कोशेंट की जो वैल्यू होगी, दिस इज बेसिकली द कोशेंट। कोशेंट की वैल्यू बढ़ रही है, क्या? कोशेंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब कोशेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? कोशेंट की वैल्यू बढ़ेगी और डिवाइज़र जो है, ये वाली चीज़ डिवाइज़र, इस चीज़ के बारे में अभी हमें पता करना है कि इस चीज़ पे क्या इफेक्ट आएगा। और जो डिविडेंड है 1, वो कांस्टेंट है भाई, मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ का हमें पता करना, और ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसको घटना पड़ेगा ना, तभी नहीं कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हो? अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए किसी चीज़ को तो घटना पाएगा ना, तभी ना वो कांस्टेंट रहेगा, तभी ना उसका इफेक्ट ज़ीरो हो पाएगा। यानी कि वो बेसिकली कांस्टेंट रखना है ना हमें, डिविडेंड को तो हमें 1 ही रखना है, यहाँ पे 1 में ये है, तो जब 1 में चीज़ है तो इससे तो हमें 1 कांस्टेंट रखना है, तो ये ऑब्वियसली बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर 1 में दिस थिंग बढ़ रहा है तो इस चीज़ की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? घट जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले ही केस में कह दिया था कि अगर ये बढ़ेगा पहला कोई चीज़, तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये चीज़ घटता है। अब समझ आया क्यों मैंने कहा? इसके पीछे जो लॉजिक था, जो बेसिक एक्सप्लेनेशन था, वो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। मैं बेसिकली साथ में जितनी भी चीज़ें आती जाती हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम्हारे मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। अब फोर्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर होता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। जितना दूर रहेगा उतना जो फोर्स है उसका स्क्वायर अमाउंट से जितना दूर रहेगा, आर का जो स्क्वायर होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है। अब अगर सबको देखा जाए तो कंबाइन जब करते हैं हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चीज़ को, जब कंबाइन करते हैं चार्ज 1 इंटू चार्ज 2, तो हम पहले भी तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बात, जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चीज़ को कंबाइन करते हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो कोई के कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे के माना था कूलम ने, तो वो आता है और चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ गया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ 16 कूलम के चार्ज के है, कोई चीज़ पॉजिटिव 16 है, कोई चीज़ नेगेटिव 16 कूलम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो लेट से 64 मीटर है, ठीक है। अब बताओ कि फोर्स कितना होगा, दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो F इज़ क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब K जो है, K ये क्या है? K है कूलम्स कांस्टेंट। K जो कूलम ने कहा था, वो कूलम ने कहा था कि भाई ये मेरा कांस्टेंट है, इसको मेरे नाम से इसे वो कर जो पेटेंट करा दो कि भाई ये मेरा कांस्टेंट है तो ये मेरे नाम से पेटेंट रहेगा। अब देखते हैं इसमें F इज़ K इंटू पहला क्या है 16 कूलम है, दूसरा क्या -16 कूलम है, अपॉन 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? F इज़ K 256 माइनस का अपॉन में, माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन बिटवीन बोथ दी ऑब्जेक्ट्स, और 64 का स्क्वायर जो भी होगा 64 इंटू 64 होगा। मैं उतना कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली कट रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये कट रहा है, तो क्यों उतना माथा ख़राब किया जाए, ठीक है। ये न्यूटन आएगा। के की वैल्यू अभी उतना काम की नहीं है, वो बहुत डीप हो जाएगा, बेसिकली उसकी वैल्यू फिर डिराइव करनी पड़ेगी, तो छोड़ दो उसे। अभी फ़िलहाल इतना ही समझो, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर ये होता है। और एग्ज़ाम में अभी जितने भी एग्ज़ाम्स दोगे तो उनमें ज़्यादा कुछ ये पूछा नहीं जाएगा, और मोर एवर बोर्ड्स में तो कूलम्स लॉ है भी नहीं,
ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए अगर प्रिपेयर करो तो कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली वील डू दैट व्हेन वील डू द क्लास 11 12 देन वील स्टार्ट विद कूलम्स लॉ ऑल्सो इन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट करेंटली, just learn about this that force F is equals to k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब छोटा सा एक और टॉपिक रह गया कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कहाँ से कराया जाए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब हुआ ये कि इंड्यूस कराने का मतलब है कि किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाया जाए। तो 3 तरीके होते हैं, एक फ्रिक्शन, फिर एक कंडक्शन होता है और एक इंडक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या हुआ, फ्रिक्शन का भी देखा है, बचपन में तो हम बहुत ऐसे काम किया करते थे। बाल में कंघी रगड़ लो, ठीक है, और उसके बाद उसे पेपर के टुकड़ों को, पेपर को बहुत सारे छोटे टुकड़ों में फाड़ के रख दो, बाल में कंघी रगड़ के उस पेपर के पास लेके जाओ, देन यू विल फाइंड क्या हो रहा है कि वो पेपर जो है वो कंघी में अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो तुम बाल में कंघी रगड़ोगे ना तो देन सी बोथ द थिंग्स, द हेयर एंड द comb, they have charges in them, but the point is that the charges are nullified before we rub them. Okay, now after we rub them then we find that the charges they get diverse, that is the positive charges remain on one particular thing and the negative charges remain on the other particular thing. So whenever we rub two things, whenever we induce static electricity with the help of friction, then one of the things they get positive charge or either positive or negative, but the paper as it is neutral, so obviously they are gonna attract the paper. Okay, so because positive and negative both the charges attract the neutral, so वो जो चीज़ें हैं, जो कोम है, जो आपका हेयर है, वो जो आपके पेपर के टुकड़े हैं उन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो उसी तरीके से फ्रिक्शन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। मतलब फ्रिक्शन की वजह से आप किसी चीज़, दो चीज़ को रगड़ रहे हो तो चार्जेस सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, चार्जेस सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, तो फिर वो अपना इंडिविजुअल एक चार्ज बॉडी की तरह वो काम करेगा। ठीक है, बट ऑल्सो रिमेंबर कि कभी कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे भी हमें हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। मतलब अगर आप कोई भी इबोनाइट रॉड या सिल्क फर ऐसे अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको उस केस में हमेशा या तो आप हाथ में एक रबर की ग्लव्स पहन लो, सो दैट कि आपके जो करंट जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो चार्जेस जनरेट होंगे वो आपकी बॉडी से फ्लो करके अर्थ पे ना जाएं। तो हालांकि ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है, बट फिर भी आपको हमेशा सेफ्टी तो मेंटेन करनी चाहिए। ओके, सो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया कि हम कोई भी दो चीज़ को रगड़ के कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक कैसे होता है, ये बेसिकली मान लो कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक न्यूट्रल है। अब हम चाहते हैं कि इस न्यूट्रल बॉडी में हम क्या लाएं। बेसिकली फ्रिक्शन क्या था, फ्रिक्शन था दो न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों में चार्ज करना था, दोनों को चार्ज करना था भाई, दोनों को रगड़ दिया गया, ठीक है, और दोनों को रगड़ने के बाद एक पॉजिटिव हो गया एक न्यूट्रल हो गया, ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कंडक्शन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, तो एक पॉजिटिव, एक कोई भी चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, हम चाहते हैं कि ये जो अनचार्ज बॉडी है ये चार्ज हो जाए। तो क्या होगा, मान लो इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो हमने दोनों को बस टच करा दिया, तो जो क्यू चार्ज है वो दोनों में डिवाइड हो गया, तो इधर Q/2 रह गया, इधर भी Q/2 रह गया। हालांकि क्योंकि पॉजिटिव था तो दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। अब फिर जब सेपरेट किया जाएगा तो दोनों में पॉजिटिव Q/2 चार्ज रहेगा, यानी कि दोनों ही चार्ज बॉडी हो जाएंगे। जो न्यूट्रल था वो चार्ज हो गया, ठीक है। तो हमें करना क्या था, हमें न्यूट्रल को चार्ज करना था, तो भाई न्यूट्रल इधर से भी चार्ज हो गया। ये होता है कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, बस टच करा दो, वो अपना चार्ज इसे दे देगा और बस वो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, और जो न्यूट्रल बॉडी था वो चार्ज हो गया, वो हमारे पास आ गया एक चार्ज बॉडी के फॉर्म में, जो कि हमें चाहिए था। इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सी इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि देखो, ये थोड़ा सा मेंटली इसे समझना कि मान लो कोई भी दो चीज़ें हैं, राइट, इधर से मैंने कंडक्शन की मदद से मैंने कंडक्शन नहीं किया, मैंने बेसिकली एक बॉडी में एक पॉजिटिव एंड डाला, एक ये छोड़ो, इसे ऐसे समझो, ये कोई पॉजिटिव बॉडी है, ठीक है। अब मैं इधर हमने क्या करा, इधर दोनों को टच करा दिया, हमें अभी भी ये न्यूट्रल बॉडी है और हम अभी भी चाहते हैं कि इस न्यूट्रल बॉडी में कुछ चार्ज आ जाए, बस हम इसे टच नहीं कराना चाहते हैं।
मतलब हमने अब कंडीशन में कंडीशन और लगा दी। तो बेसिकली अब इसे कैसे कराया जाए, तो देखो अगर इसे बस क्लोज लाएं, दोनों ही बॉडीज़ को क्लोज लाएं, तो क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली इस बॉडी के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो सब इस पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में आएंगे। व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लुएंस, इन व्हाट डू आई मीन बाय इन्फ्लुएंस, बाय इन्फ्लुएंस आई मीन कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी के जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो इनसे अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव से, तो वो पॉजिटिव के साइड आ जाएंगे, और जो बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है वो उस इस पॉजिटिव से रिपेल करेगा, तो वो इस पॉजिटिव से अपोजिट साइड में आ जाएगा। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें ये वाला जो एंड है इसे अर्थिंग कर देनी है। अर्थिंग कर देनी है क्या क्या मतलब इस एंड पे जितने भी चार्जेस हैं वो क्या होंगे, अब वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा तो भाई केवल यही वाला पार्ट, क्यों अभी भी इस बॉडी को हम इसके इन्फ्लुएंस में रख रहे हैं। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहीं भाग के नहीं जा पाएगा, जो पॉजिटिव था जो कि इसे रिपेल कर रहा था वो भाई अब तो उसे और जगह मिल गई ना रिपेल करने के लिए, तो वो और भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे रिपेल करना है, वो कहीं से भी रिपेल करे तो वो इसे और रिपेल करने की जगह मिल गई, तो भाई वो रिपेल करके और चला गया अर्थ के अंदर। लेकिन ये तो अट्रैक्ट है भाई, तो ये तो कहीं नहीं जा रहा। तो अब जब इस अर्थिंग को जब हटाया जाएगा तो ये पॉजिटिव बचेगा, ये नेगेटिव वाले बचेंगे, और फिर ये जो नेगेटिव है वो फिर खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो पूरे बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि अब जो न्यूट्रल बॉडी था अब वो एक चार्ज्ड बॉडी हो गया। हमें यही करना था ना, हमें यहाँ भी न्यूट्रल को चार्ज करना था, यहाँ भी न्यूट्रल को चार्ज करना था, यहाँ भी न्यूट्रल को चार्ज करना था। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, हमने वो समझा। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही। इस पूरे लेक्चर में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखा, और साथ में हमने करंट की बेसिक्स, तो इलेक्ट्रिसिटी की पहले बेसिक्स करी। ठीक है, फिर हमने देखा कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हमने क्या देखा कि उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को मैग्नेटिज्म से कैसे रिलेट कर सकते हैं। फिर हमने सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है वो समझा, कैसे सर्किट में जो करंट फ्लो करता है ऊपर से उसकी करंट की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी कन्वेंशनल फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होती है, मॉडर्न फ्लो क्या है, और हमें किस चीज़ को लेके चलना है, वो सारी चीज़ें हमने समझी। हमने कूलम्स लॉ करा, और अभी हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में करंट कैसे इंड्यूस करते हैं वो हमने करा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डू करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इफ़ यू स्टे ऑन दिस, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं बताऊं तो इतनी सारी क्वेश्चंस, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी क्वेश्चंस फॉर्म हो जाती हैं कि मैं बता नहीं सकता, और क्वेश्चंस अच्छी लेवल की फॉर्म होती हैं। मतलब उन सारे क्वेश्चंस में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो कि शायद से ये एक हाई लेवल क्वेश्चन है। मतलब एक क्यूब है, ठीक है, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो श्योरली आई एम गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली इसमें बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं इस क्वेश्चन के। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्यूब है, ठीक है, इसमें जो वायर्स कनेक्टेड है वो सारे में रेजिस्टेंस है, ठीक है, सारे वायर्स में रेजिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा नहीं रेजिस्टेंस क्या होता है, बट अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, एंड एवरीथिंग वी आर गोना कवर इन दैट वेरी क्लियरली। वी आर गोना सॉल्व ईच ऑफ आवर डाउट्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स डीपली, सो दैट वापस आके कभी पढ़ना ना पड़ जाए, वो दिमाग में ऐसे स्टोर हो जाएगा ना कि वो निकल ही नहीं पाएगा, और तुम हर क्वेश्चन को इतनी आसानी से कर पाओगे, आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है। तो एक क्यूब है, क्यूब के हर एज पे एक रेजिस्टेंस है, एंड देन वी हैव कनेक्टेड दीज टू वर्टिसेस टू अ बैटरी। नाउ गिव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब। मतलब ना तो ये कहीं से सीरीज़ में है, ये यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है 3 पार्ट में, फिर ये यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है और एक्स्ट्रा, और फिर ये यहाँ से जा कर के मिल जा रहा है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एंड बाय द मैग्नीट्यूड एंड द डेप्थ ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना डू करंट इलेक्ट्रिसिटी। टिल देन, goodbye, take care, and subscribe to our channel. We are going to cover everything very deeply, and you'll be the next topper of this, of whatever exam you're preparing for.
लाइक जेई नीट एवरीथिंग. सो बोर्ड्स के लिए भी अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल. सो सब्सक्राइब दिस channel and also share it to all your friends so that more and more of your friends can benefit from it, because I am doing it for those students who cannot afford the coaching centers, because who cannot afford coaching or high quality things, बिकॉज ये सारे जितने भी मटेरियल है ना ये बहुत डेप्थ की मटेरियल है जितनी स्टडी मटेरियल मैं दे रहा हूँ. तो इस चीज़ को जो अफोर्ड ना कर पा रहे मैं उनके लिए बनाता हूँ चैनल. तो वैसे बच्चे तो ऑब्वियसली रहेंगे ही, और जितने भी बच्चे हैं जो कि आपको लग रहा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि दे आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, तो उन्हें आप ये चैनल ज़रूर शेयर करें. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. स्टे ऑन आवर चैनल. आई विश यू टाइम. थैंक यू फॉर देन. टिल नाउ, बाय.